RPWD एक्ट 2016 की जारी चर्चा के पार्ट 4 में आप सबका स्वागत है। अब हम उन सिद्धांतों को समझने का प्रयास करेंगे जिन सिद्धांतों के आधार पर या जो सिद्धांत इस एक्ट की नींव हैं, इसका आधार हैं। आई वेलकम यू टू पार्ट 4 ऑफ द डिस्कशन ऑन RPWD एक्ट 2016. Now we will discuss and try to understand various principles on which RPWD Act 2016 is founded. मित्रों, हम राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 पर आते हैं। नाउ फ्रेंड्स, वी विल कम टू डिस्कस राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। इससे पहले कि हम किसी भी बिल पर चर्चा करें, किसी भी एक्ट पर चर्चा करें, यह आवश्यक है कि हम समझें कि इस एक्ट का उद्देश्य क्या था। Before we proceed to discuss various provisions of the Act, it is necessary for us to understand what are the objects and reasons for this Act. जैसा आप जानते हैं कि UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूँ, यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट की और इंडिया ने उसको रेटिफाई किया। और ये एक्ट जो 2016 में आया, वो पिछले एक्ट को रिप्लेस करते हुए UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो इसका उद्देश्य UNCRPD के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करना। एज आई shared with you that the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities was adopted by United Nations and India ratified the same, and therefore this act was brought into force to implement the provisions of UNCRPD. So therefore the object and reasons for which the act was enacted is to implement the provisions of the act. Object reasons समझने के बाद ये बहुत जरूरी है कि इसके प्रियम्बल में जिन सिद्धांतों पर ये UNCRPD बेस्ड है, उन्हीं सिद्धांतों को की नींव पर ये एक्ट बनाया गया। It is very necessary to understand and appreciate that the present act has been enacted in order to based on the principles on which UNCRPD was there. इसलिए अब हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिस पर ये एक्ट और UNCRPD बेस्ड है। Therefore, it is very necessary for us to understand and appreciate and keep in mind while deliberating on various provisions of this act as to what are the principles on which the UNCRPD and this act is founded. आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम ये देखेंगे कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये पूरे सारे प्रोविजंस में इन्हीं प्रिंसिपल्स को आधार बनाकर व्यवस्थाएं की गई। तो अब हम इन प्रिंसिपल्स को देखने का प्रयास करेंगे और एक एक प्रिंसिपल पर हम बात करेंगे। नाउ वी विल प्रोसीड टू अप्रिशिएट दीज प्रिंसिपल्स एंड डील विद प्रिंसिपल वन बाय वन। पहला प्रिंसिपल जो है वो इस UN कन्वेंशन का और इसलिए एक्ट का है सम्मान, इनहेरेंट डिग्निटी, सम्मान पूर्ण जीवन और इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिसमें अपने निर्णय स्वयं लेने की, अपने विकल्प स्वयं चुनने का की स्वतंत्रता भी निहित है, और साथ ही साथ व्यक्ति की स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता। तो क्या प्रिंसिपल हुए? पहला प्रिंसिपल क्या है? मानव जीवन का सम्मान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिसमें स्वयं के विकल्प चुनने का अधिकार या स्वतंत्रता, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, ये पहला प्रिंसिपल है। अब इस प्रिंसिपल, दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल इज रिस्पेक्ट फॉर इनहेरेंट डिग्निटी, individual autonomy including the freedom to make one's own choices and independence of persons. अब हम एक एक चीज को, चूंकि यहाँ पे 3-4 चीजें हैं जो हालांकि एक दूसरे पर आधारित हैं, इस पहले प्रिंसिपल को हमें समझना है। रिस्पेक्ट फॉर इनहेरेंट डिग्निटी, अर्थात दिव्यांगता के बावजूद, दिव्यांगता के कारण हमारे जीवन का जो मूल्य है, उसका सम्मान हम के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए, नीतियों में भी और कानून में। इसका क्या तात्पर्य है कि कोई ऐसा प्रावधान कानून में या नीतियों में नहीं होना चाहिए जिससे हमारा जो अंतर्निहित सम्मान है, उसके प्रति जो प्रतिबद्धता है, वो किसी भी प्रावधान या नीतिगत निर्णय या कार्य से उसको ठेस नहीं पहुंचाई जाए, बल्कि उसके आधार पर ही व्यवस्थाएं और नीतियां और कार्यक्रम चलाए जाएं। Now what does this first principle mean? That let's see first, respect for inherent dignity. That means that all decisions, all policies, all legislations and all programs should respect the inherent dignity of a person with disability. There should be no provision which could derogate the dignity of a person with disability.
which has the effect of disrespecting the inherent dignity of a person with disability. इसी में अंतर्निहित और इसको पूरा करने के लिए इसी से इंटरलिंक्ड जो दूसरा इसका तत्व है इसी सिद्धांत का, वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिसमें अपने स्वयं के विकल्प चुनने का अधिकार, अर्थात आप अपने स्वयं निर्णय ले सकें। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको ये फ्रीडम होनी चाहिए कि आप ये डिसाइड करें कि आप एक रेजिडेंशियल स्कूल में जाना चाहते हैं या इंक्लूसिव एजुकेशन सेटिंग में जाना चाहते हैं। आपको ये फैसला करने का अधिकार होना चाहिए कि आप मैरिज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। समाज ये डिसाइड नहीं करेगा कि चूंकि आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं इसलिए आप मैरिज नहीं कर सकते। आपको स्वतंत्रता होनी चाहिए कि आप ये डिसाइड करें कि आप किसी शेल्टर होम में रहना चाहते हैं या कम्युनिटी में रहना चाहते हैं या अपनी फैमिली में रहना चाहते हैं। ये सरकार या समाज डिसाइड नहीं करेगा। ये वो अधिकार है, ये वो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी है, यही वो आपकी अपनी चॉइसेस को मेक करने का, चॉइसेस अपने विकल्प चुनने का की स्वतंत्रता है। सो अनदर interlinked part of this principle is individual autonomy, including the freedom to make one's own choices. What does that mean? That means you should be free to decide your own way of life, your issues of life. For instance, it should be decided by you as to whether you want to go to a residential school for your education, school education, or you want to go in an inclusive setting. It should be your choice to make. You should make your own choice whether you want to marry or not to marry. It's not your family which will decide, or the society which will decide that since you are a person with disability you cannot marry or should not marry. Similarly, it should be your choice, your decision as to whether you want to live in a shelter home or in community or in a family, in your family. इसका तीसरा तत्व इसी प्रिंसिपल का, इनहेरेंट डिग्निटी का, एंड इंडिपेंडेंस ऑफ पर्संस, अर्थात व्यक्तियों की स्वतंत्रता की आत्मनिर्भरता, इंडिपेंडेंस। इसका मतलब क्या है कि आप आत्मनिर्भर होने चाहिए, आप फैमिली पर आश्रित ना हो, आप हर दृष्टि से स्वयं आत्मनिर्भर हों, क्योंकि आत्मनिर्भरता के बिना आपके जीवन का सम्मान नहीं हो सकता, आपके जीवन की कद्र नहीं हो सकती, रिस्पेक्ट नहीं हो सकती। सो द थर्ड एलिमेंट ऑफ दिस वेरी प्रिंसिपल इज इंडिपेंडेंस ऑफ पर्संस। दैट मीन्स यू शुड बी इंडिपेंडेंट, you should not be dependent on your family or community, because without independence the dignity of your life cannot be imagined and cannot be established. तो ये पहला प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल which is very important, and दूसरा जो सिद्धांत है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो इक्वलिटी, समानता के अधिकार से सीधे सीधे मतलब रखता है। वो क्या है? भेदभाव रहित नीतियां, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव रहित कानून, भेदभाव रहित नीतियां। भेदभाव रहित नीतियों का मतलब क्या, कानून का मतलब क्या? मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र को ले लें, रोजगार के क्षेत्र, हम अक्सर देखते हैं कि कभी कोई पोस्ट एडवर्टाइज होती है, उसमें लिख दिया जाता है कि ब्लाइंड, दृष्टिबाधित इसके पात्र नहीं है। उदाहरण के लिए आप अध्यापकों के पदों को ही ले लें, जो आजकल एक मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन अतीत में आप झांक के देखें तो चाहे दिल्ली को ही देख लें, शुरू में दिल्ली में एक नंदा कमेटी की रिपोर्ट थी एजुकेशन की, जिसमें यह कहा गया था कि दृष्टिबाधित अध्यापक के पद पर नियुक्त नहीं होने लायक, और इसलिए दृष्टिबाधितों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था। ये भेदभाव था ऑन द ग्राउंड ऑफ ब्लाइंडनेस। यूएनसीआरपीडी ने और इस एक्ट ने, यूएनसीआरपीडी के ये जो निष्पादित सिद्धांत है, प्रतिपादित सिद्धांत है भेदभाव रहित व्यवस्था का, नॉन डिस्क्रिमिनेशन का प्रिंसिपल, उसमें अब ये संभव नहीं है कि अब आप इस आधार पर अध्यापक के पद को आप मना कर सकें। नॉन डिस्क्रिमिनेशन के रोजगार के क्षेत्र में नहीं, सभी क्षेत्रों में, प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस को ले लें, बैंक ऑपरेशंस को ले लें, सभी क्षेत्रों में इसका सीधा सीधा जीवन के हर आयाम में नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल, भेदभाव रहित नीति, कानून, कार्यक्रम, तंत्र, सभी हर जीवन के क्षेत्र में भेदभाव रहित व्यवस्था की स्थापना होनी चाहिए। ये सिद्धांत प्रतिपादित करता है, और आप जैसे एक्ट में आगे बढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे, और मैं एक एक प्रिंसिपल को आपको बताता भी चलूंगा हर चैप्टर के साथ। सो सेकंड प्रिंसिपल इज विच इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द fundamental right to equality is non-discrimination. Non-discrimination is all pervasive in all aspects of life. What does this principle mean? The principle means that there should be no discrimination in any aspect of life on the ground of disability. Be it inheritance of the property, be it financial
management, be it employment, be it education. There should be no discrimination based on the disability. Third principle है पूर्ण और प्रभावी भागीदारी और समाज में inclusion. Third principle is full and effective participation and inclusion in society. इसका क्या मतलब? आज कानून से पहले बल्कि 70 के दशकों में हम जाएं तो हम लोगों को चैरिटी और वेलफेयर ऑब्जेक्ट के रूप में ही देखा जाता। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में हमें भागीदारी का अवसर नहीं मिलता। सोसाइटी के फैमिली से लेकर कम्युनिटी, सरकार, शासन के विभिन्न अंग, उनमें किसी तरह का हमारा इंक्लूजन नहीं था। हमारे लिए जो पॉलिसीज बनती थी उसमें हमारा पॉलिसीज बनाते समय हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता था। हमसे कोई सलाह-मशवरा नहीं किया जाता था, कोई परामर्श नहीं लिया जाता था, कोई कंसल्टेशन नहीं होता था। ये इस प्रिंसिपल के खिलाफ। इसलिए इस कन्वेंशन ने और इस एक्ट ने अधिकाधिक विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से दिव्यांगों की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी और सोसाइटी में उनका समायोजन, इंक्लूजन सुनिश्चित किया है। So this third principle is full and effective participation and inclusion in society. What does that mean? This means that in the society, in community, in family, in all aspects of life, the government would formulate such policies and legislations which would promote full and effective participation of persons with disabilities and their inclusion in society. If you look back in 70s, even in 80s to a large extent, we were considered only as an object of charity and passive community care and not as contributor. We were not permitted to participate fully in all aspects of life and we were not included in society. Now this principle makes a revolutionary change and shifts the policy focus from passive community care to encouraging active contributor or to making persons with disabilities active contributor and promote their full participation. Next, respect for difference and acceptance of persons with disabilities as part of human diversity and humanity. अर्थात आप जानते हैं कि व्यक्ति में भेद है, एक समान नहीं हर व्यक्ति। किसी में कोई विशेषता है, किसी में कोई विशेषता है, किसी में कोई कमी है, किसी में कोई कमी है, कोई परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। और इसलिए ह्यूमन डाइवर्सिटी एक एक्सेप्टेड नॉर्म है, अर्थात मानवों में भेद, अर्थात विभिन्नता, भेद नहीं कहूंगा, मानवों में विभिन्नता, ये एक एक्सेप्टेड नॉर्म है। अब लेकिन डिसेबिलिटी का जहाँ सवाल आता था तो उसको एक इस मानवीय विभिन्नता का हिस्सा नहीं माना जाता, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हमारा एक्सक्लूजन था सोसाइटी का। डिसेबिलिटी के ग्राउंड पर हमारा एक्सक्लूजन करने के लिए भेदभाव पूर्ण नीतियां थी, कार्यक्रम थे। हमको पैसिव कम्युनिटी केयर और चैरिटी का ऑब्जेक्ट समझा जाता, तो उससे पॉलिसी शिफ्ट हुआ इस सिद्धांत से, और ये कहा गया कि जैसे और मानवीय वैभिन्न को एक हम सामान्य चीज मानते हैं, सामान्य प्रक्रिया मानते हैं, उसी तरह से विकलांगता के आधार पर जो वैभिन्न है उसको भी एक सामान्य परिस्थिति माना जाए और उस परिस्थिति को मानते हुए इसके प्रति भी सम्मान पूर्वक व्यवहार होना चाहिए। ह्यूमन डाइवर्सिटी का एक हिस्सा मानते हैं, मानवीय वैभिन्न का एक हिस्सा मान। So next principle is respect for difference and acceptance of persons with disabilities as part of human diversity and humanity. That means it is an accepted norm that each individual is different from the other. There are differences from one individual to the other, and society accepts them as a routine, accepts it as a hard reality, and therefore respect each other, respect all diversities. But insofar as persons with disabilities are concerned or disability is concerned, it was not accepted as a regular part of human diversity. Nor it says that no, this principle lays down that disability will also have to be respected as a part of human diversity as other diversities. नेक्स्ट प्रिंसिपल, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसरों की समानता, हर क्षेत्र में अवसरों की समानता, ये भी नॉन डिस्क्रिमिनेशन के साथ समानता के अधिकार का एक हिस्सा है। रोजगार का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, उसमें हमें समान अवसर मिलने चाहिए, दिव्यांगों को समान अवसर मिलने चाहिए। ये बात इस सिद्धांत में प्रतिपादित है जो आर्टिकल 16(1) में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसी को यहाँ पर इस कन्वेंशन में भी और इस एक्ट में भी शामिल किया। और यही कारण है कि जब ये कानून नहीं भी बना था, ये यूएनसीआरपीडी नहीं भी आई थी, तो 1993 में जब इंदिरा साहनी का केस मंडल कमीशन वाला डिसाइड हुआ, तो उसमें
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि दिव्यांगों का जो रिजर्वेशन 3% का था और आज भी है, वो रिजर्वेशन आर्टिकल 16(1) के तहत जिसके मुताबिक अनुच्छेद 16(1) संविधान का जो है, जिसके अनुसार सभी नागरिकों को अवसरों की, रोजगार के, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सार्वजनिक रोजगार के क्षेत्र में समानता का अवसर मिलने चाहिए। हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही इसको संविधान का हिस्सा माना, फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी का हिस्सा माना, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को। लेकिन इस कन्वेंशन के बाद और इस एक्ट के बाद ये और स्पेसिफिकली रेखांकित हो गया और स्थापित हो गया। दिस प्रिंसिपल इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज ए प्रिंसिपल which is embodied in our Article 16(1) of the Constitution of India in respect of public employment. And Honorable Apex Court, as back as in 1993, in Indra Sahni's case, while dealing with OBC reservation in Mandal Commission, in the implementation of Mandal Commission report, held that reservation in favor of persons with disabilities is under Article 16(1) as a part of equality of opportunity in public employment. Now, by including this principle as a part of UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and consequently as a part of this act, the fundamental right to equality of opportunity in public employment and also in other spheres is more strengthened and more elucidated. Next, which is very important for us, वो क्या है? अगला सिद्धांत, एक्सेसिबिलिटी, पहुंच। कोई भी, चाहे फिजिकल एनवायरनमेंट हो, चाहे पब्लिक फैसिलिटीज हो, चाहे ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हो, चाहे कम्युनिकेशन मीन्स हो, ये सब में एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए ताकि हम एक्सेसिबिलिटी भी हमारी इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। एक्सेसिबिलिटी राइट टू इक्वलिटी को मीनिंगफुल बनाता है। मान लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में को ले लें, हमें अगर स्कूल में प्रवेश भी दे दिया जाए और दृष्टिबाधित छात्र को ब्रेल सिखाने की व्यवस्था ना हो, ब्रेल की किताबें ना मिले, ब्रेल स्लेट ना मिले, कंप्यूटर एक्सेसिबल ना मिले, उस पर तकनीक हमको शिक्षा ना दी जाए, उस पर प्रशिक्षण ना दिया जाए, तो हमारा जो इक्वलिटी का राइट है वो हम एक्सरसाइज नहीं कर पाए। इसलिए एक्सेसिबिलिटी हमारे जीवन के हर क्षेत्र और हर राइट को मीनिंगफुल बनाने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट आयाम है, प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इज एक्सेसिबिलिटी एंड इट is relevant for all rights, be it right to equality, be it right to independence, be it right to dignity of life, be it right to entertainment, right to culture. Without accessibility, it is not possible. So, this is a very important. For example, if we are granted admission in a school and if we are not provided with braille books, we are not provided with assistive devices such as braille slate, arithmetic slate, abacus, we are not given training or education in computers through accessible softwares. The right to independence of persons, the right to have autonomy, all that would become meaningless and cannot be exercised. Next is equality between men and women. That means gender equality among persons with disabilities. By this principle, it is the convention and the act has tried to establish gender equality so that the increasing gap between men and women is bridged and balance is restored. ये जो equality between पुरुष और महिलाओं के बीच समानता एक अगला सिद्धांत है। इसके माध्यम से जेंडर की समानता, पुरुष और महिलाओं के बीच समानता स्थापित करने के लिए, समानता अचीव करने के लिए, को प्राप्त करने के लिए हम अपने कानूनों, नीतियों, कार्यक्रमों को उस तरह से बनाने का सिद्धांत इसमें प्रतिपादित किया गया है। एंड नेक्स्ट प्रिंसिपल इज रिस्पेक्ट फॉर द इवॉल्विंग कैपेसिटीज ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज टू प्रिजर्व देयर आइडेंटिटीज। अगला जो सिद्धांत है वो बच्चों को ले, बच्चों के राइट पर, डिसेबल्ड बच्चों के राइट पर है। दिव्यांग जो बच्चे हैं उनको उनकी क्षमताओं के विकास के अधिकार को का सम्मान होना चाहिए। उनकी अपनी आइडेंटिटी, पहचान को प्रिजर्व करने के अधिकार को भी हमें पहचानना होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज respect for evolving capacities of children with disabilities and respect for the right of children with disabilities to preserve their identities.
So two things have been said here with regard to the rights of children with disabilities. One, that we have to allow and respect and give them opportunity for development of their capacity, and we must respect their evolving capacities by this. And the second is, which is very important, that we must respect and preserve and respect their right to preserve their identities. They should remain visible, their identity should be respected. So thus we by this we can see that last two principles are to address different segments within the disability, men, women, children, so that no one is left behind. आपने देखा कि बाद के दो सिद्धांत हैं जो वो जेंडर इक्वलिटी से संबंधित है, अर्थात मेन और वीमेन में समानता को स्थापित करने के लिए है और बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए। इस प्रकार बाद के दो सिद्धांतों के माध्यम से दिव्यांगों के हर वर्ग के प्रति समानता स्थापित करने और उनके अधिकारों के संरक्षण की बात कही गई है। अब दोस्तों, इन सिद्धांतों को समझने के बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस एक्ट पर, हम वैसे आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि इन सिद्धांतों में से कौन कौन से सिद्धांत किस तरह से, किस प्रावधान से उनको अचीव करने का प्रयास हो रहा है और उनको प्राप्त करने के लिए, उनको सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्थाएं इस एक्ट के माध्यम से की गई हैं। एज वी प्रोग्रेस एंड गो chapter by chapter, we'll try to see through how by different provisions, different principles, as we have explained here above, have been tried to be achieved or accomplished by different provisions in different chapters. हम कल आगे बढ़ेंगे और कुछ जो इम्पोर्टेंट शब्दावली है जो बार बार यूज होगी उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। We'll proceed tomorrow further, and to begin with we will now proceed to understand certain terminologies which would be used throughout the act and which are very important to understand various provisions. आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। That's all for today. Thanks to all of you for your patience. Thank you.